नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार CS, न्यूज एडिटर, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज की राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हुई मौतों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा है कि ऐसा अनुमान लगाया नहीं जा सकता कि महामारी की दूसरी लहर के दौरान कोरोना की वजह से होने वाली सभी मौतों के लिए चिकित्सकीय उपेक्षा जिम्मेदार है। ऐसा कहते हुए कोर्ट ने उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी और जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की गई थी। याचिका दीपक राज सिंह ने लगाई थी। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने याचिकाकर्ता से अपने सुझावों के साथ सक्षम अधिकारियों के पास जाने और अपनी बात रखने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि यह नहीं कहा कोर्ट इस चीज का अनुमान नहीं लगा सकती कि सभी मौतें लापरवाही की वजह से कोरोना के दौरान हुई हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर भाजपा व केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ममता ने कहा कि 2021 में बंगाल में किस तरह चुनाव हुए वह केवल भगवान ही जानता है। केंद्र ने झूठ बोला फिर भी मुझे हरा नहीं सका। नंदीग्राम में हमले के पीछे साजिश रची गई थी। बंगाल के बारे में गुमराह करने के लिए बाहर से 1000 गुंडे आए थे। अपने उपचुनाव क्षेत्र भवानीपुर के चेतला में TMC कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में ममता ने आज यह आरोप लगाए। केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA में महिलाओं को शामिल करने की अनुमति देने का फैसला किया है। केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी। देश में 24 घंटे के अंदर 37,875 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं, जबकि मंगलवार को यह संख्या 31,222 थी। एक दिन के अंदर 6,653 मामलों में वृद्धि ने सरकार को चिंता में डाल दिया है कि क्या वाकई कोरोना की तीसरी लहर आ गई है। केरल के बाद मुंबई में जहां मामलों में लगातार उछाल देखा जा रहा है, भारत में कुल कोरोना संक्रमण का लगभग 80% मामले इन्हीं दोनों राज्यों से आते हैं, जिन्होंने मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर को यह कहने को मजबूर कर दिया कि तीसरी लहर आ गई है। वहीं IIT कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल का कहना है कि यदि डेल्टा वेरिएंट की जगह कोई नया वेरिएंट नहीं आया तो देश में तीसरी लहर नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि केरल में जैसे ही कोरोना काबू में आएगा दूसरे राज्यों में भी ये कमजोर पड़ जाएगा। अगर नया वेरिएंट नहीं आता है तो कोरोना की जंग हम लोग जीत चुके हैं। फिरोजाबाद में जानलेवा डेंगू बुखार से आज 8 लोगों की और मौत हो गई। अब यह आंकड़ा 111 पर पहुंच गया है। B.Ed प्रवेश काउंसलिंग 17 सितंबर से लखनऊ विश्वविद्यालय में शुरू हो जाएगी। ये जानकारी विश्वविद्यालय प्रशासन लखनऊ ने दी है। यूपी हाई कोर्ट ने आज एक अहम फैसले में कहा कि कर्मचारी को अंतर जनपदीय तबादले के लिए दोबारा आवेदन का अधिकार है। उसका आवेदन यह कहकर नहीं खारिज किया जा सकता कि उसने एक बार अंतर जनपदीय तबादला करा लिया है, अब वह दोबारा आवेदन कर रहा है। उसे इसका अधिकार है कि वह अंतर जनपदीय तबादले के लिए दोबारा आवेदन कर सकता है। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने गया झारखंड का एक परिवार गंगा में नाव डूबने से लापता हो गया है। इसमें 6 लोग डूब जाने की आशंका है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी में बुधवार को 2 नावों की में जोरदार टक्कर हुई, जिनमें 120 लोग सवार थे। इनमें 40 लोगों को बचा लिया गया है, बाकी लोग लापता हैं। यह घटना जोरहाट जिले के नीमती घाट पर हुई। मुख्यमंत्री शर्मा ने नाव दुर्घटना पर दुख जताते हुए माजुली और जोरहाट जिला प्रशासन को NDRF की टीमों के साथ बचाव कार्य करने के निर्देश दिए हैं। घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने भारतीय वायुसेना के लिए 56 परिवहन विमानों को मंजूरी दे दी है। इनमें 16 विमान तैयार मिलेंगे, जबकि 40 को देश में ही टाटा कंसोर्टियम द्वारा तैयार किया जाएगा। यह पहली बार होगा कि जब देश के लिए विमानों का उत्पादन निजी कंपनी भारत में ही करेगी। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल जाति जनगणना के पक्ष में नहीं रहे हैं। 2011 की जनगणना के दौरान जब UPA सरकार थी तब भी मंडलवादी क्षेत्रीय दलों ने जाति जनगणना की मांग की थी, लेकिन तब भी केंद्र सरकार इससे सहमत नहीं थी और भाजपा ने इसका समर्थन नहीं किया था। बाद में दबाव पड़ने पर अलग से जातिवार जनगणना कराई गई, लेकिन आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। सन 1931 में आखिरी बार जाति आधारित जनगणना कराई गई थी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अयोध्या की अहम भूमिका रहने वाली है। राम मंदिर निर्माण शुरू हो जाने के बाद भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में केंद्र में राम ही है। कोई ब्राह्मण को रिझाने की कोशिश कर रहा है तो कोई मुस्लिम वोट बैंक को साधने में लगा हुआ है। PM मोदी 3 नवंबर को अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। आदित्यनाथ के भी अयोध्या से ही चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। IIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी कल यूपी के अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार का श्री गणेश अयोध्या में रैली करके किया था। शेतकारी किसान संगठन के अध्यक्ष व कृषि कानूनों पर विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति के सदस्य अनिल J. धनखड़
ने दावा किया है कि समिति द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट किसानों के पक्ष में 100% है। उन्होंने 1 सितंबर को सीजीआई को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया जाए, शीर्ष कोर्ट अविलंब सुनवाई करे। उन्होंने उम्मीद जताई कि दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन यह रिपोर्ट सार्वजनिक होते ही खत्म हो जाएगा। अफगानिस्तान अब इस्लामिक अमीरात के नाम से जाना जाएगा। तालिबान की नई अंतरिम सरकार के 33 मंत्री अब वहां मोर्चा संभालने के लिए तैयार हैं। नई सरकार में सिराजुद्दीन हक्कानी का आ जाना भारत के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। 2008 में भारतीय दूतावास में हुए हमले में हक्कानी नेटवर्क का हाथ था। उसे नए अफगानिस्तान में गृह मंत्री बनाया गया है, जो हक्कानी नेटवर्क का मुखिया भी है। केंद्र सरकार ने एक कैबिनेट बैठक में आज कृषि मामलों से संबंधित रबी विपणन मौसम RMS 2022-23 की रबी फसलों के लिए हुई बैठक में नई MSP दरों की घोषणा, चना, मसूर, सरसों, रेपीसीड, कुसुम्भी, गेहूं, जौ की नई दरों की MSP की घोषणा कर दी। आज की राशि समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।